ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा फीमेल्स के बीच में प्रेवलेंट होता जा रहा है। आज की डेट में 70% जो कैंसर्स हैं दे आर जस्ट लाइक एन एक्सीडेंट, ये किसी के साथ भी हो सकता है। किसी फीमेल को अगर लगे कि कुछ वैसे लंप है या फिर कुछ गांठ है, उसको कुछ स्पेसिफिक एज है जिस पे जाके उसको डॉक्टर को अप्रोच करना। हर गांठ जो छाती की होती है वो कैंसर नहीं होती है until and unless it is proved otherwise। हम लोग को पहले होता था वेस्टर्न कल्चर, so now the western has become Indian and the Indians have become western। तो हम लोगों के बीच में स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, it's not just confined to males now, it is to females also। वो चीज़ें जब जो चीज़ हमारे पहले नहीं थी अब वो हम करना शुरू हो जाएं तो प्रॉबेबली वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी बेनिफिशियल नहीं होती है। इज ब्रेस्ट कैंसर ओनली इन फीमेल्स? नहीं, ये मेल्स में भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सो दे ऑल्सो प्रेजेंट विद अ लंप जो होता है वो भी ब्रेस्ट एरिया के बीच में ही होता है या फिर निपल एरिया के ऊपर होता है या फिर एक्जिला वाली तरफ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर अर्शदीप सिंह। अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है और इसी ओकेजन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरभि कुडिया, एक रिनाउंड ब्रेस्ट कैंसर सर्जन। इन्हीं के साथ आज हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर और क्या कुछ अर्ली साइंस होते हैं जब पेशेंट को एक डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। वेलकम यू मैम ऑन द शो। थैंक यू। बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है? देखो, हम जब भी कैंसर के बारे में बात करते हैं ना तो हमें लगता है कि हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बट आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने अपने माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए ये चीज़ सोची। और ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा फीमेल्स के बीच में प्रेवलेंट होता जा रहा है। उसके कारण क्या है और क्यों ये चीज़ होती जा रही है? पहले तो हम ये समझते थे कि जेनेटिक है, ये तो इसलिए मदर को होता है तो डॉटर को हो जाता है, लेकिन आज की डेट में 70% जो कैंसर्स हैं दे आर जस्ट लाइक एन एक्सीडेंट, ये किसी के साथ भी हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ देम। और ब्रेस्ट कैंसर क्यों फीमेल्स में इतना ज़्यादा होता जा रहा है ये भी आज की डेट में बहुत सोचने की बात है। आपने जैसे पूछा कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, देखिए छाती हमारे फीमेल्स के बीच में, ब्रेस्ट एक ऑर्गन है, ब्रेस्ट के बीच में जो हमारी छाती जिसको हम स्तन भी कहते हैं, वहाँ पर कोई गांठ या फिर कोई उनको कोई ऐसा अंदेशा लगे औरतों को कि ये चीज़ पहले नहीं थी लेकिन अब हम अपने हाथ से इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं, या फिर ब्लड का डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल, या फिर हमारे जो एक्जिला जिसको हम आर्मपिट बोलते हैं, जो हमारे शोल्डर से नीचे की जगह होती है, उस जगह के ऊपर कोई गांठों का महसूस होना, या फिर हमारे निपल के इर्द गिर्द कुछ बहुत ज़्यादा खारिश होने के कारण कई बार ऐसा होता है कि वहाँ से हम पूरी की पूरी जो स्किन होती है ना उसी को ही छील देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इचिंग होती है फीमेल्स को वहाँ पर। सो वो स्किन से भी अंदर जा सकता है। सो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं और ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो ब्रेस्ट कैंसर होने की हमें बताते हैं कि हाँ भाई इस फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक टेक्निक रहती है, क्या ये सिर्फ कोई किसी एक्सपर्ट को ही आती है कि किसी हम लेमैन या फिर किसी पेशेंट को भी सिखा सकते हैं? देखिए, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किसी डॉक्टर से नहीं करवाया जाता। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन देखो, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, हम अपने ब्रेस्ट को खुद अपने हाथों से फील करके तो फिर हम आगे चल सकते हैं कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखिए, जब भी वो कहते हैं ना, हम हमेशा एक द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, तो उसी तरह से जब भी किसी को कहीं दर्द होती है तो वो इंसान ही बता पाता है कि मुझे क्या दिक्कत हो रही है। सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक बहुत एक नॉर्मल सी टेक्निक है जिससे हम अपने हाथों से अपनी ब्रेस्ट को खुद फील करेंगे और उसको फील करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हाँ जी, अब इसके बीच में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई गांठ या कोई ऐसा डिस्चार्ज जो पहले नहीं था लेकिन अभी है। अगर किसी को भी किसी पेशेंट को या किसी फीमेल को अगर लगे कि कुछ वैसे लंप है या फिर कुछ गांठ है, उसको कुछ स्पेसिफिक एज है जिस पे जाके उसको डॉक्टर को अप्रोच करना है कि वो किसी भी एज पे उसको आना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। क्योंकि 20 इयर्स से नीचे जो बच्चियां होती हैं उनके बीच में अभी उनका एक प्यूबर्टी आती है। सो प्यूबर्टी आने के बाद उनके कुछ हार्मोनल चेंजेस इतने एडवांस्ड रहते हैं कि उनके लिए कई बार छाती के बीच में छोटी छोटी गांठें हार्मोनल चेंजेस की वजह से बन जाती हैं।
लेकिन वो फाइब्रोएडिनोमाज होते हैं, वो कैंसर नहीं होता है। सो हमें ये चीज़ को डिफरेंशिएट करना है कि हर गांठ जो छाती की होती है वो कैंसर नहीं होती है, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ प्रूव्ड अदरवाइज। सो 20 साल से छोटी जितनी भी बच्चियां हैं उनके बीच में अगर कभी कोई गांठ महसूस हो तो ये नहीं समझना है कि वो कैंसर की गांठ है, बल्कि वो उनके हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि प्यूबर्टी अटेन करने के बाद जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो उनकी वजह से बन सकती हैं। लेकिन 20 साल के बाद अगर कुछ ऐसी गांठें महसूस होती हैं तो उनका इवैल्यूएशन ज़रूरी हो जाता है। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं अभी दोबारा ये बात बोलूँगी कि हर गांठ कैंसर की नहीं होती है, अनटिल एंड अनलेस वो इवैल्यूएट होके कुछ कैंसर की शक्ल में हमारे सामने आए। किस एज के बाद पेशेंट को या फिर किसी फीमेल को विजिलेंट रहना है, एग्जामिनेशन अपनी करनी है और कितनी फ्रिक्वेंटली करनी चाहिए उसको? देखिए, जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की आपने बात की अभी, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक फ़ीमेल को हर महीने करना चाहिए। हर महीने का मतलब ये होता है कि वंस अ मंथ, ठीक है? इट्स नॉट कि हर टाइम वो अपनी ब्रेस्ट को फ़ील करके देखें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। वंस अ मंथ कि कोई भी फ़ीमेल जो मेंस्ट्रुएटिंग फ़ीमेल है, क्योंकि कई बार मेंसेस से पहले कईयों की ब्रेस्ट के बीच में स्वेलिंग हो जाती है और जैसे ही मेंसेस आते हैं तो वो स्वेलिंग जो होती है वो दूर हो जाती है और जो पेन होता है वो दूर हो जाता है। पेन होती है वो हमें उस गांठ की नहीं बल्कि वो मेंसेस की वजह से होती है। सो हमें हमेशा एक टाइम सेट करना चाहिए कि मेंसेस के 7 से 8 दिन के बाद हम अपनी ब्रेस्ट को फील करें और हमें अपनी ब्रेस्ट को अपने राइट हैंड से अपनी लेफ़्ट ब्रेस्ट को फील करना है और अपने लेफ़्ट ब्रेस्ट से अपनी राइट ब्रेस्ट को फील करना है। और ब्रेस्ट जो है उसको हमें एक अपनी 3 फिंगर्स के साथ एक सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज पूरी ब्रेस्ट को फील करना है और साथ ही साथ जो हमारा एक्जिला होता है जिसको हम आर्मपिट कहते हैं, आर्मपिट को भी हमें हर महीने अपनी ब्रेस्ट के साथ फील करना है और निपल को स्क्वीज़ करके देखना है कि उसमें से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। सो ये 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के। अब कोई फीमेल जिसको मेनोपॉज़ हो चुका है, जिनके मेंसेस बंद हो चुके हैं, वो महीने में कोई भी एक दिन अपना सेट कर लें और उसके बीच में अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन खुद करें। सो ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है जो मोस्टली लोग इग्नोरेंट रहते हैं और उस एंड स्टेज किसी कैंसर पे प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर के पास। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सभी फीमेल्स को एटलीस्ट पता होने चाहिए। मैम, इसके अलावा हम कुछ जानना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसे लाइफस्टाइल्स हैं जो हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स डेली रूटीन में फॉलो करते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा देते देखिए, हम लोगों को पहले पहले होता था वेस्टर्न कल्चर, सो नाउ द वेस्टर्न इज़ बिकम इंडियन एंड द इंडियंस हैव बिकम वेस्टर्न। हैं? सो हम लोगों के बीच में स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, इट्स नॉट जस्ट कन्फाइंड टू मेल्स नाउ, इट इज़ टू फीमेल्स ऑल्सो। सो वो चीज़ें जब जो चीज़ हमारे पहले नहीं थी अब वो हम करना शुरू हो जाएं तो प्रॉबेबली वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी बेनिफिशियल नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन चीज़ों की वजह से ही ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट नहीं, हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल, उसके बाद अर्ली प्यूबर्टी इन फीमेल्स, लेट मेनोपॉज इन फीमेल्स, लो चाइल्ड बेयरिंग। क्योंकि आजकल फीमेल्स को लगता है कि वी विल नॉट बेयर चिल्ड्रन, वाई? बिकॉज उनका स्ट्रेस फैक्टर है इतना बड़ा कि काम का स्ट्रेस है, काम में अपनी तरक्की का स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से जो एक चाइल्ड बेयरिंग एज होती है ना वो निकल जाती है उनकी। एंड व्हेन दे आर अबव 35 एंड 40 दे थिंक ऑफ बेयरिंग चिल्ड्रन। सो उस समय जो भी चिल्ड्रन बेयर करना चाहती हैं, सो उस समय जो एक हार्मोनल इन्फ्लक्स उनकी बॉडी में चाहिए होता है वो बॉडी से सफाइज नहीं होता, तो वो हम बाहर से देते हैं। सो देखिए हम कितनी बाहर की चीज़ें उनकी बॉडी के बीच में डाल रहे हैं। सो वो जितना आर्टिफिशियल चीज़ें हम उनके बीच में डालते जाएंगे, सो इन चीज़ों का अंदेशा बढ़ता जाता है। उसके बाद होता है ब्रेस्ट फीडिंग। क्योंकि वर्किंग वुमेन होती हैं, वो ब्रेस्ट फीड कर नहीं पाती। सो ब्रेस्ट फीडिंग जब आप नहीं करोगे तो ब्रेस्ट आपकी ऑब्वियसली वो जो चेंजेस एक माता के बीच में, एक औरत के बीच में होते हैं, वो चेंजेस एक प्रॉपर सेट टाइम पर कभी भी नहीं आएंगे। सो हम में हर चीज़ जो होती है ना, हम हर नेचुरल चीज़ में वी मेक प्रॉब्लम्स, वी क्रिएट प्रॉब्लम्स आवरसेल्व्स। सो वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फिर आगे जाके किसी भी शक्ल में मैनिफेस्ट कर सकती हैं। और आपने दूसरी चीज़ बोली लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस फैक्टर। खाना जो है वो हम घर का खाते ही नहीं आजकल। आजकल एवरीबडी इज़ इनटू द मोमो कल्चर्स एंड एवरीथिंग, द जंक फूड एंड एवरीथिंग, और हमें ये भी नहीं पता कि उसके में क्या प्रेजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं और उन प्रेजर्वेटिव्स का क्या डेलेटेरियस इफेक्ट है हमारी बॉडी के बीच में। सो देखिए हम एक ऐसे कल्चर की तरफ जा रहे हैं जो शायद ना हमारा था और मेरे को लगता नहीं कि हमें इस चीज़ को अपनाना चाहिए। जैसे कुछ अब हम वेस्टर्नाइजेशन की बात कर रहे थे,
स्मोकिंग काफ़ी कॉमन है, ओबेसिटी और या फिर लोग अल्कोहल ले रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स भी अल्टीमेटली ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। बिल्कुल बढ़ाते हैं, बिल्कुल बढ़ाते हैं। छोटे-छोटे बच्चे आजकल जुवेनाइल ओबेसिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम उनको छोटी बच्चियों के बीच में लम्प्स कॉमन होते जा रहे हैं। ओके। पीसीओडी, पीसीओएस के बारे में हम इतना सुनना शुरू हो गए हैं, जबकि पहले ये चीज़ें कभी हम सुनते नहीं थे। एंड आई कैन मेक इट वेरी क्लियर, पीसीओडी, पीसीओएस डज़ नॉट चेंज इनटू कैंसर देयरआफ्टर। कैंसर उससे नहीं होता है। बिल्कुल। बट देखिए, हम जब भी किसी चीज़ का कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, सो ट्रीटमेंट के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो उन ट्रीटमेंट्स के साथ आगे जाके उनके साथ क्या दिक्कतें आ जाएँगी, हम नहीं कह पाएँगे। क्या कुछ यंगर स्टेज में फीमेल आपके पास आई है जिसको आपने ब्रेस्ट कैंसर के साथ डिटेक्ट किया हो या फिर वैसी सिमिलर चेंजेस के साथ आपने उसको डायग्नोज किया हो? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के बीच में सबसे पहली चीज़ ये समझने वाली है कि जो भी फीमेल ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन रिलीजियसली फॉलो करती है, वो कभी भी कोई चीज़ मिस नहीं करेगी। अगर कहीं पर चूक होगी तो वो चूक होगी कि डॉक्टर तक आने में। क्यों? क्योंकि एक फ़ीमेल जो है वो लास्ट होती है डॉक्टर के पास पहुंचने में, क्योंकि फीमेल हैज़ टू गो टू हर मेल काउंटर पार्ट कि यू टेक मी टू द डॉक्टर। नाउ Right. व्हेनेवर द मेल काउंटर पार्ट जब वो फ्री होंगे तो तब वो डॉक्टर के पास फीमेल को लेकर जाएंगे। सो वो फ्री कब होंगे कब नहीं होंगे, वो जो फीमेल है वो उस मेल की डिस्क्रिशन पे है। सो वो जो डिस्क्रिशन का एक गैप है वो हमें फिल करना है। यही एक अवेयरनेस आपके माध्यम से मैं ये देना चाहूँगी कि जब भी किसी फीमेल को कोई भी ऐसी चीज़ अपनी ब्रेस्ट के बीच में फील हो, प्लीज़ उसी समय तुरंत एक कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, जो ब्रेस्ट कंसल्टेंट है उनसे कंसल्ट करें और अपनी एक राइट सलाह के ऊपर फिर आगे चलें। उसको लिंगर ऑन मत करें। अगर हम इसको लिंगर ऑन करेंगे, सो वो जो अगर चीज़ कुछ नहीं थी, वो ज़रूर कुछ ना कुछ बन के हमारे सामने आ जाएगी। हम जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या टाइप्स रहते हैं? ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे टाइप्स हैं। देखिए, हम जब इनका एक होता है डक्टल टाइप और एक होता है हमारा लोबुलर टाइप। ये हो गया हमारा जो हिस्टोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा होता है कि हमारे एक हार्मोनल स्टेटस होता है। हम जब भी किसी लंप को मतलब कोई फीमेल हमारे पास ब्रेस्ट लंप लेके आती है, सो उस लंप की हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता करना है कि जो चीज़ हम कि देखिए, कैंसर एक बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है और किसी को ये कहना कि तुझे कैंसर है, सो आपके पास एक पुख्ता सबूत होने चाहिए उसके Exactly. लिए। सो वो पुख्ता सबूत लाने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास सिर्फ एक ही रिज़ॉर्ट है और वो है बायोप्सी। एक अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, नो डाउट ये हमें कुछ-कुछ उसके बारे में बताते हैं, लेकिन फिर भी एक फीमेल के बीच में एक शक रह जाता है कि डॉक्टर साहब कोई और टेस्ट करें जिससे हमें ये पक्का हो जाए कि कहीं ये टीबी तो नहीं है, कहीं और कोई बीमारी तो नहीं है, या ये जो लंप है ये पक्का कैंसर है। सो हम उसको कैसे पक्का करते हैं? सो वो जो है वो एक बायोप्सी टेस्ट है। बायोप्सी टेस्ट के बाद हमें कुछ रिसेप्टर स्टेटस मिलते हैं उसके बीच में। ओके। सो उन रिसेप्टर्स के ऊपर भी इसकी टाइप्स होती हैं, जिनको ओके। हम हार्मोनल पॉजिटिव और हार्मोनल नेगेटिव नेगेटिव होते हैं। बोलते हैं। जो ट्रिपल नेगेटिव होते हैं, कुछ ईआर-पीआर पॉजिटिव होते हैं और कुछ HER2 एनरिच्ड होते हैं। सो ये कुछ टाइप्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर टर्मिनोलॉजीज की हैं होती है। और हम जानेंगे कि क्या कुछ इन्वेस्टिगेशंस रहती हैं ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए? सबसे पहली जो इन्वेस्टिगेशन है वो पेशेंट के पास खुद है, वो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ओके। उसके बाद आता है कि अगर किसी फीमेल को ऐसा कुछ सस्पिशियस लगे अपनी बॉडी में, तो वो कंसर्न डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर उसका एक अल्ट्रासाउंड या फिर एक मैमोग्राफी वो हम करवाते हैं और उसके बाद हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि येस देयर इज़ अ लंप, और वो जो लंप है उस लंप की कंसिस्टेंसी, उस लंप का एक टेक्सचर, उस लंप का साइज़, ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि ये कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो अगर तो वो हमें कैंसर की तरफ सस्पिशियस दिखाता है कि नहीं भाई ये जो लंप है अल्ट्रासाउंड के ऊपर कैंसरस आ रहा है, तो फिर अब हमें उसको 100% श्योर करना है। तो उस श्योरिटी हम कैसे लेंगे? वो हम लेंगे एक बायोप्सी टेस्ट के साथ, जिसको हम Okay. एफएनएससी, बायोप्सी, ये चीज़ें रहती हैं। अब एफएनएससी जो होती है उसके साथ हमें इतना नहीं पूरा पता चलता। क्यों? क्योंकि कैंसर के और मार्कर्स भी होते हैं। सो वो हम एफएनएससी टेस्ट के ऊपर यूजुअली नहीं लगा पाते हैं। सो बिल्कुल। इसीलिए, और एफएनएससी और बायोप्सी जो होती है, पहले तो लोग काट के सूचर्स लेके बायोप्सी किया करते थे। अब जो बायोप्सीज़ होती हैं वो Needle नॉर्मल जैसे एफएनएससी करते हैं हम वैसे ही Exactly. बायोप्सी करते हैं। हमारी निडल्स ही वैसी आ गई हैं आजकल। हाँ। सो वो बायोप्सी टेस्ट करते हैं और बायोप्सी टेस्ट के साथ वी गेट टू नो 100% श्योर हो जाता है
कि येस नाउ दिस इज़ कैंसर। सो अब जो हमारा वर्कअप स्टार्ट होता है वो कैंसर के प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है। क्यों? Okay. क्योंकि फर्स्ट थिंग जो भी हमसे पूछता है कि डॉक्टर साहब अगर ये कैंसर है ये किस स्टेज का है और ये किस टाइप का है। सो स्टेज और टाइप बताने के लिए हमें फर्दर इवैल्यूएशन करना पड़ता है। काफ़ी सारे लोगों को मिथ होता है कि हम मैमोग्राफी करा रहे हैं या फिर अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, उनको लगता है कि हमें बार बार नहीं करवाना है और इससे रेडिएशन होगा, हमें नुकसान होगा। बेसिकली मैमोग्राफी के पीछे क्या प्रिंसिपल रहता है और ये कितना हार्मफुल हो सकता है? देखिए, अगर मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड इतने ज़्यादा डिलेटेरियस होते हैं हमारी बॉडी के लिए, लेट्स टॉक अबाउट अल्ट्रासाउंड पहले। सो आप किसी भी अजन्मे बच्चे का, एक फीटस का, जो अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, प्रेग्नेंट फीमेल का आप अल्ट्रासाउंड क्यों करवाते? क्या आप ये कहना चाहते हो कि हम उस छोटे बच्चे को जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, हम उसको रेडिएशंस दे रहे हैं अल्ट्रासाउंड के माध्यम से? नहीं। और कुछ फीमेल्स तो ये तो देखो एडवोकेटेड तो 3 से 4 अल्ट्रासाउंड ही होते हैं पूरी प्रेगनेंसी में, लेकिन कुछ फीमेल्स 5 से 6 अल्ट्रासाउंड भी करवा देते हैं। सो इसका क्या मतलब, क्या वो रेडिएशंस ले रही हैं? सो दिस इज़ अ मिथ, अल्ट्रासाउंड से रेडिएशंस नहीं होती। अब आपने मैमोग्राफी की बात की। मैमोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो एक एक्सरे की तरह है। वो एक नॉर्मल एक्सरे है, जैसे हम छाती का एक्सरे करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे जिसको हम बोलते हैं। फीमेल्स में बैक एक कितनी कॉमन होती है, वो हाई दिन जितने बार भी किसी ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं, सो वो उतनी बार उनके एक्सरेज करवाते हैं। एक्सरेज और इवन सिटी स्कैन तक हुआ होता है उनका। एग्जैक्टली। सो आपका कहने का ये मतलब है कि एक मैमोग्राफी टेस्ट जो है वो नॉर्मल एक्सरे से आपको ज़्यादा रेडिएशन देगा, ये गलत है। सो मैमोग्राफी इज़ जस्ट लाइक एन एक्सरे। जैसे हम नॉर्मल चेस्ट एक्सरे या फिर अपनी बोन्स का एक्सरे करवाते हैं, उसी तरह से ये ब्रेस्ट का एक्सरे है, बट इसका जो एक करने का टेक्निक है वो डिफरेंट है दैन दी अदर। मैं पूछना चाहूँगा कि जो मैमोग्राफी की रिपोर्ट आती है उसकी कुछ इंटरप्रिटेशन रहती है, उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए? काफ़ी सारे जो हमारे लिसनर्स हैं उनके पास खुद की रिपोर्ट्स होंगी, मोस्टली देख के वरीड होते हैं, हमारे पास भी आते हैं, इनफैक्ट हमारे रिलेटिव्स भी कितने सारे हमारे पास आते हैं और ऑलमोस्ट हर एक जो मेडिको होगा या MBBS होगा उसके पास भी आते हैं। तो ऑब्वियसली एक्सपर्ट ओपिनियन तो काफ़ी मैटर करता है, बट हम एक एज ए लेमैन लैंग्वेज में अगर वो समझना चाहते हैं तो उसकी क्या इंटरप्रिटेशन रहती है? देखिए, उसकी जो इंटरप्रिटेशन रहती है ना, उसके बीच में जब भी कोई भी रेडियोलॉजिस्ट आपको रिपोर्ट देंगे, उस रिपोर्ट के नीचे वो लिखते हैं, एक क्लासिफिकेशन होती है इसकी जिसको हम बोलते हैं बायरैड्स क्लासिफिकेशन, BIRADS, बायरैड्स क्लासिफिकेशन। सो वो होती है 1 2 3 4, 4A 4B 4C, ये इस तरह से आती है, ठीक है। तो जब भी कभी किसी भी रेडियोलॉजिस्ट ने एक लंप की क्लासिफिकेशन 3 से ऊपर दी है, 3, 3C, 4A, 4B, 4C, सो वो सस्पिशियस कैटेगरी में आ जाता है। ओके। और 4 तक अगर ये पहुंच जाती है तो वो सस्पिशियस नहीं, वो मोर और लेस इज कैंसरस। ओके। 3 इज़ अ बेंचमार्क, वो बीच का है, दैट इज़ 50%, इट कैन गो दिस साइड ऑल्सो, इट कैन गो दिस साइड ऑल्सो। सो उन केसेस को हम फॉलो करते हैं काफ़ी देर के लिए कि कहीं हमसे कोई चूक ना हो जाए, बट यूजुअली वो बिनाइन ही निकलते हैं। बट कई केसेस जो होते हैं वो 3 के बाद ज़रूर आगे चले जाते हैं, 4 तक पहुंच जाते हैं। सो 3 इज़ ऑलवेज टेकन एज अ बेंचमार्क। 3 से नीचे 1 या 2 होता है वो बिनाइन माना जाता है। 3 से ऊपर 4, 5 तक जो है वो कैंसरस है। अगर किसी पेशेंट को 1 या 2 रहता है, उसको कितनी देर बाद फॉलोअप करना है अपने डॉक्टर को, और अगर किसी का 3 है या फिर ऑनवर्ड्स है तो उसको कब फॉलोअप करना है? देखिए, 1 और 2 के लिए जो है वो सिम्टोमेटिक रहेगा कि उनके जो सिम्टम्स हैं वो क्या थे और किन सिम्टम्स को लेके वो डॉक्टर के पास आए हैं। सो अगर तो वो सिम्टम्स जो हैं वो सफाइज हो जाते हैं, सो फॉलोअप की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। बट अगर किसी का 3 आता है तो फिर हम ये देखते हैं कि उसके सिम्टम्स क्या थे, कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है या फिर कोई ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से हमें लगता है कि इसको कैंसर हो सकता है। सो हम उसका 6 मंथली या ईयरली फॉलोअप ज़रूर करते हैं। और Okay. अगर ये जो कंडीशन है वो आती है कि ये बायरैड्स 4 है, तो मुझे लगता है फॉलोअप की नहीं, फिर वो फाइनल वर्कअप में ही जाता है। हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं अगर कोई पेशेंट 4 या 4ABC कहीं प्रेजेंट करता है, तो क्या उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं? हमेशा सर्जिकली होते हैं या फिर कुछ थेरेपीज़ होती हैं या फिर कीमोथेरेपीज़ होती हैं या इम्यूनोथेरेपीज़ होती हैं? देखिए, आपने बात की 4A 4B, हम इसको लेते हैं, ब्रेस्ट कैंसर लेते हैं, ठीक है। वील टेक इट कि इज़ इट कैंसरस और इज़ इट नॉन कैंसरस। सो जो 3 तक रहते हैं वो नॉन कैंसरस हैं, हम उनको फॉलोअप पे रखते हैं
और उनको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। बट जो 3 से ऊपर चले जाते हैं और जो हमें अब पता है कि ये कैंसर में आ गए हैं, सो जैसे मैंने आपको बोला उनका कैंसर का प्रोटोकॉल के हिसाब से वर्कअप होता है। अब वो क्या रहता है कि वी डू अ स्कैनिंग ऑफ द बॉडी फॉर द प्रॉबेबली द होल बॉडी टू नो कि ये जो कैंसर है ये सिर्फ उसी एक ऑर्गन में ही है या फिर ये ऑर्गन से बाहर चला गया है। अगर ये ऑर्गन से बाहर चला गया है और ये कहीं कहीं और बॉडी में, लिवर में है, स्टमक में है, या फिर वो हमारी बॉडी के जिनको हम मन के बोलते हैं वर्टेब्रास उनके बीच में आ गया है, लॉन्ग बोन्स में आ गया है, सो वो मेटास्टेटिक स्टेज हो जाती है, वो स्टेज 4 ऑफ कैंसर हो जाता है। और दूसरा वर्कअप होता है बायोप्सी करने का। बायोप्सी करके हम उन्हें ये बताएं कि जो आपका कैंसर है उसकी एक्चुअल फितरत क्या है, वो अच्छा है, वो वापस आने वाला है, या फिर वो ऐसा कैंसर है जिसके बीच में हमें पहले सर्जरी करनी है या पहले थेरेपी करनी है, या फिर हमें सिर्फ थेरेपी ही करनी है। सो वो जो चीज़ें होती हैं वो हम ऑब्वियसली उसके बाद वर्कअप के बाद ही बता पाते हैं। बेसिकली अब कैसे डिसाइड होता है कि पेशेंट को सर्जरी करनी है? वो डिसाइड होता है उसके हार्मोन रिसेप्टर स्टेटस के ऊपर और Okay. मेटास्टेटिक वर्कअप के ऊपर। Okay. अगर तो वो सिर्फ ब्रेस्ट में ही सीमित है तो हम सर्जरी कर सकते हैं, और जो हमारा हार्मोन पॉजिटिव है तो हम उनमें सर्जरी करते हैं। बट अगर वो हार्मोन नेगेटिव है, ट्रिपल नेगेटिव है, तो फिर हम उसके बीच में अप फ्रंट सर्जरी नहीं करते हैं, उसको हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं और फिर उसके बाद सर्जरी की जाती है। ओके, ताकि थोड़ा रिग्रेस हो जाए, वो बिल्कुल, क्योंकि shrink हो जाए। उनकी जो अग्रेशन होती है वो नॉर्मल ट्यूमर से ज़्यादा होती है। इसी टॉपिक पे आगे बात करेंगे। काफ़ी सारे मिथ्स रिलेटेड हैं इस टॉपिक को लेकर, उसी पे बात करेंगे। मैम, क्या आप कॉमनली अपने पेशेंट्स में देखते हो, मिथ्स देखते हो काफ़ी कॉमनली? देखिए, सबसे पहला मिथ जो मैं कॉमनली देखती हूँ वो ये है कि हम बायोप्सी नहीं करवाएंगे। ओके। क्यों? क्योंकि अगर हम बायोप्सी करवाएंगे तो ये जो कैंसर है ये फट जाएगा और ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा। सो दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ। देखिए, मैं फीमेल से एक चीज़ पूछूंगी कि कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं, क्या हम 100% श्योर होते हैं कि हमने जो किया है वो सही है? ऐसा नहीं होता है। हम खाना भी बनाते हैं ना तो भी चख के देखते हैं कि खाना में नमक और सब ठीक है, तो तब हम अपनी फैमिली को देते हैं। सो उसी तरह से आप कोई भी डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, उसको कोई भी बीमारी लेबल करने से पहले डॉक्टर हैज़ टू बी 100% श्योर कि जो वो बोल रहे हैं वो उसको है भी या नहीं है। सो वो श्योरिटी के लिए बायोप्सी टेस्ट इज़ द बेंचमार्क टेस्ट। अगर हम बायोप्सी टेस्ट नहीं कराएंगे, हम किसी को 100% श्योरिटी दे ही नहीं सकते कि इसको कैंसर है या नहीं है। सो बायोप्सी टेस्ट जो है वो कहीं से भी कोई कैंसर को नहीं फटाता, कुछ नहीं करता, और ना ही उसकी वजह से कैंसर जो है वो पूरी बॉडी में होता है। क्यों? क्योंकि बायोप्सी टेस्ट जो पहले किया जाता था वो क्या करते थे, वो एक ऑपरेशन की तरह होता था। वो एग्जैक्टली पूरा बेहोश करके और एक ऑपरेशन की तरह पूरा कट दे के और फिर एक छोटा सा चंक निकालते थे। वो ज़रूर चीज़ें सॉइल कर देता था, लेकिन अब जो हमारे पास लेटेस्ट मोडालिटीज़ हैं उनके बीच में हमारे के बीच कोई स्किन सॉइलिंग या कोई भी ट्यूमर जो है वो आगे पीछे नहीं जाता। वो उस गन के बीच में आता है, वो एक छोटा सा टिश्यू होता है, बिल्कुल एक एफएनएसी की तरह होता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। सो बायोप्सी टेस्ट जो है ये बहुत बड़ा मिथ है कि बायोप्सी टेस्ट कराने से हम अगर करवाएंगे तो कैंसर जो स्टेज 1 का था वो स्टेज 4 हो जाएगा। उसके बाद फीमेल्स में एक मिथ और है कि अंडरवायर ब्रेजरीज पहनने से कैंसर हो जाता है। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। योर ब्रेजरी शुड बी एन प्रॉपर फिटिंग ब्रेजरी। इल फिटिंग ब्रेजरी पहनोगे सो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। उसके बाद आता है कि इज़ ब्रेस्ट कैंसर ओनली इन फीमेल्स? नहीं, ये मेल्स में भी हो सकता है। मेल्स के बीच में इसकी प्रेवलेंस जो है वो काफ़ी कम है दैन फीमेल्स, बट मेल्स आर नॉट स्पेयर्ड आउट ऑफ इट। ओके। क्या मेल्स भी आते हैं आपके पास, प्रेजेंट आए होते हैं? हैं। ओके, तो उनमें भी सेम मॉर्फोलॉजी देखते हो आप? बिल्कुल। तो दे क्या? ऑल्सो प्रेजेंट विद अ लंप। ओके। उनके बीच में भी लंप होता है, क्योंकि यूजुअली कई बार जैसे फीमेल्स मेल्स के बीच में एक कंडीशन होती है जिसको हम गायनेकोमेजिया बोलते हैं, गायनेकोमास्टिया, गायनेकोमेजिया। सो गायनेकोमास्टिया उसके बीच में क्या रहता है कि उनकी ब्रेस्ट टिश्यू थोड़ा डेवलप होता है मेल्स के बीच में। सो उन कंडीशंस के बीच में वो प्रीपॉन्डरेंट कंडीशंस होती हैं कि इनमें आगे जाके ये चीज़ हो सकती है। इट्स नॉट फॉर श्योर कि होगी ही होगी, बट अंदेशा हो सकता है। सो दे ऑल्सो प्रेजेंट विद अ लंप। लंप जो होता है वो भी ब्रेस्ट एरिया के बीच में ही होता है।
या फिर निपल एरिया के ऊपर होता है या फिर एक्जिला वाली तरफ होता है। कि क्या अगर कोई लंप है किसी को, वो पेनलेस है या फिर पेनफुल है, ये डिसाइड करता है उसको कल कैंसर होगा या हो सकता है? देखिए यूजुअली जो कैंसरस लम्प्स होते हैं वो पेनलेस होते हैं, सो ओके। इसलिए हम उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम कहते हैं ये तो पेनलेस है, ये हमें कोई दिक्कत नहीं दे रहा, सो व्हाई शुड आई गो टू अ डॉक्टर। जब तक पेन किसी को नहीं होती तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। जो ओके। पेनफुल लम्प्स होते हैं वो एब्सिसेस हो सकते हैं, जैसे कोई लैक्टेटिंग फीमेल है उसके बीच में कोई पेनफुल लम्प बन गया है, वो दूध की गांठों की तरह हो सकते हैं। सो या फिर वो नॉर्मल कोई लगने की वजह से कोई एब्सेस बन गया या कुछ, सो वो चीज़ें हो सकती हैं। बट कैंसर का जो लंप होता है वो बिल्कुल साइलेंट होता है, वो बैठा रहता है वहाँ पे और ग्रो करता रहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेसिकली। मोस्टली मेरे को लगता है आपके पास ओपीडी में जो रिपोर्ट करती होंगी वो पेनफुल लंप करके भी काफ़ी सारी क्या प्रेजेंट आती करती हैं, होंगी। बिल्कुल मेरे को आती लगता हैं। है मेजर चंक में वही तो नहीं होती हैं। बिल्कुल आती है, क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी ना अपने सिम्पटम्स प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उनको वो लंप जब देखते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि अब ये कैंसर ही है। ओके। सो वो एक साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं और दूसरा उनको ये लगता है कि नाउ दैट्स एन एंड। सो ये चीज़ जो है, दिस शुड बी एन अवेयरनेस फ्रॉम योर साइड कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ ब्रेस्ट कैंसर जो है अगर अर्ली स्टेजेस में हमारे पास आए, सो क्योर इज़ देयर, हम उनको क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल। आई स्टिल हैव पेशेंट्स जो इतनी इतनी देर से फॉलो अप पे हैं। अब आप बोलोगे मैम इतनी देर से आपका क्या साल 2 साल से मतलब है? नहीं, देयर आर पेशेंट्स 11 ईयर्स से फॉलो अप पे है। सो ऐसा नहीं है, अगर वो राइट टाइम और राइट पॉइंट ऑफ डॉक्टर के पास चले जाएं, सो क्योर इज़ पॉसिबल। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि काफ़ी सारे जो फीमेल्स होती हैं उनको एंग्जाइटी रहती है कि उनको लंप है, तो ऐसी सिचुएशन में उनको कैसे डील करना है। और अल्टीमेटली वो डॉक्टर से तो कंसल्ट कर ही रही होती हैं, बट उनको साइड वाइज उनको कुछ एंग्जाइटी भी रहती है कहीं ये कल कुछ कैंसर तो नहीं बन जाएगा। उनको कैसे रीअश्योर कर सकते हैं आप? देखिए, मैं दोबारा से ये बात बोलूँगी, हर लंप जो होता है वो कैंसर का नहीं होता है। सो अंटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। दूसरी एंग्जाइटी फैक्टर जो एक फीमेल में होता है वो ये होता है कि अब अगर ये लंप है तो डॉक्टर मेरी पूरी की पूरी ब्रेस्ट ही निकाल देंगे। सो सिंस कि ये कैंसर का लंप है, सो मेरा पूरा का पूरा जो है मेस्टेक्टमी हो जाएगी मेरी। सो ये एक और मिथ है, हर लंप के लिए मेस्टेक्टमी नहीं की जाती है। देयर हैज़ टू बी डिफरेंट क्राइटेरियाज जिनके बीच में हम मेस्टेक्टमी करते हैं, और हम आज की डेट में ब्रेस्ट कंजर्वेशन करते हैं जिसको हम ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरीज बोलते हैं। ओके। जिसके बीच में सिर्फ जो लंप वाला पोर्शन है हम उसी को ही निकालते हैं और ब्रेस्ट को अपने ही टिश्यू के साथ हम दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। और साथ में जो हमारी आर्मपिट का एरिया होता है, सिर्फ आर्मपिट के वहाँ से हम लिम्फ नोड्स निकालते हैं, सो दैट कि कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट बॉडी की तरफ ना रहे जिससे ये कैंसर फर्दर फैल पाए। सो लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो वैसा कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं। सो हम लिम्फ नोड्स और उस पूरे लंप को वहाँ से निकालते हैं और जो बाकी की ब्रेस्ट है उसको नहीं छेड़ते। सो दैट इज़ द मेन एंग्जाइटी जो एक फीमेल में होती है कि मेरी ब्रेस्ट सैक्रिफाइस हो जाएगी। तो एक और टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। टॉपिक रिसेंटली न्यूज़ में हिना खान काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही थी उसको लेकर कि उसको ब्रेस्ट कैंसर था। तो इसी के रिलेटेड बात करेंगे, वो किस स्टेज पर थी या कुछ वैसा? हम देखिए, वो तो आज तक कभी किसी को पता ही नहीं किसी कुछ चला। नहीं पता सो है। एवरीबडी नोज़ कि शी इज़ स्टेज 4, शी इज़ स्टेज 4। ओके। सो अब स्टेज 4 से किस चीज़ का क्या मतलब था, वो दे जस्ट कीप पोस्टिंग देयर ओके। पिक्चर्स एंड ऑल। सो आई वुड जस्ट से कि सी हाउ कम, देखिए हम हमेशा ना इन लोगों को एक अपना आइडल मानते हैं। हम कहते हैं वन हैज़ टू हैव अ बॉडी लाइक हर, वन हैज़ टू हैव लुक्स लाइक हर एंड हेयर लाइक हर एंड लाइक दैट। बट सी दीज पीपल, ये उन चीज़ों को करने के लिए दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड व्हाट आर दोज थिंग्स? जैसे आजकल हमारा ये जिमिंग कल्चर चला है। सो जिम्स के बीच में ये प्रोटीन्स देते हैं, क्रिएटिनिन देते हैं, यू गिव लॉट ऑफ ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स और ये सारा कुछ, ये सप्लीमेंट्स जो हैं। सो आई डोंट नो हाउ गुड दे आर फॉर द बॉडी, but these excess of everything, I just know one thing, that is we've been taught then one thing since childhood, that excess of everything is bad. So exercise करो, जिमिंग ऐसे एक्सरसाइजिंग करो, बट सप्लीमेंट्स लेने से पहले 10 बार सोचो। एग्जैक्टली। सप्लीमेंट्स में भी ऑब्वियसली बड़ी सारी रेस है डिफरेंट सप्लीमेंट्स में। अब क्या उसमें अडल्ट्रेशन होती है, क्या होता क्या है फॉर नहीं, बेटर nobody रिजल्ट्स? knows, नोबडी नोस, है ना? nobody knows. See, this is the food company and food company इस समय बहुत बूम पे है।
Exactly. सो वो जो बूम है वो हमारी वजह से है। वो इसलिए है क्योंकि वी वांट टू हैव थिंग्स एग्जैक्टली लाइक व्हाट probably Hina Khan has or what Angelina Jolie has. बिल्कुल। So people don't understand that Angelina Jolie was genetic positive, so she's got a risk reducing surgery done. उसके बीच में उसकी BRCA जीन जो एक ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड होती है, शी वॉज पॉजिटिव विद दैट जीन एंड उस जीन के चलते उसने अपनी दोनों बायलेटरल, जिसको हम दोनों ब्रेस्ट रिमूव करवाई हैं और अपनी हिस्टेक्टमी तक करवाई है। वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट रिकन्स्ट्रक्शन होती है उसके बाद और वो सब किया है, बट वो लोग भी अपने आप को उन चीज़ों से स्पेयर नहीं कर पाए हैं। सो वन हैज़ टू अंडरस्टैंड वेयर लाइज द प्रॉब्लम। जो हमारी होड़ है वेस्टर्नाइजेशन की तरफ, वो हमें बहुत चीज़ों के साथ ग्रस्त करती जा रही है। थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और अब मुझे काफ़ी होप है कि इस शो को देखकर काफ़ी सारे लोग अवेयर होंगे इस कंडीशन को लेकर।